अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और आप हमेशा की तरह से देख रहे हैं जी पॉइंट ऑफ व्यू। हमें जॉइन किया है आलोक रंजन साहब ने, जो कि जर्नलिस्ट हैं और सब आलोक को जानते हैं, उनके चैनल को भी देखते रहते हैं। और आलोक, बहुत शुक्रिया कि आज आप आए। सबसे पहले थैंक यू सो मच। नमस्कार, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आरजू जी कि आपने मुझे अपने शो पे इनवाइट किया। थैंक यू। हम आपकी वीडियोस भी देखते रहते हैं, स्पेशली जो आप ट्विटर पे लगाते हैं जिसमें आप पाकिस्तान की खिंचाई कर रहे होते हैं उधर से दूसरे वीडियोस को मिक्स करके, तो वो भी बड़ी इंटरेस्टिंग होती हैं। लेकिन एक और बड़ी इंटरेस्टिंग आलोक जी न्यूज़ आई, 2 दिन से हमारे यहाँ चल रही थी, कि वो मैंने, हो सकता है आपने देखी भी हो, कि टीवी चैनल्स भी दिखा रहे थे कि इंडिया से लोग जो हैं, यानी आपकी एजेंसीज जो हैं, वो कश्मीर में लोगों को पैसे देती हैं, स्मगलिंग करवाती हैं, उसके बाद वहां पे एक फेक तरीके से उनको अरेस्ट किया जाता है और सारा ब्लेम जो है वो पाकिस्तान के ऊपर डाल दिया जाता है। इस बार पाकिस्तान ने जो है उनको रंगे हाथों पकड़ लिया। अब कैसे देखते हैं आप इस न्यूज़ को? अच्छा आरजू जी, अभी क्या हुआ ना, अभी सैटरडे को शायद, हाँ, यहाँ पे ना एक क्रिएटर इवेंट था दिल्ली में, तो मैं गया था अटेंड हम्म। करने वहां पे। तो उसको अटेंड करने के पीछे का जो मेरा मकसद था कि भाई जो मैं काम कर रहा हूँ उसमें कुछ अपग्रेडेशन चाहिए, कि भाई चल क्या रहा है, नई क्या चीज आ रही है, और नई इंफॉर्मेशन क्या है, उसमें नए तरीके क्या हैं। तो एक तरह से मैंने वहां पर जाकर जो कुछ सीखा उससे मैंने अपने आप को अपग्रेड किया। और इट मीन्स कि मतलब शॉर्ट अप कहूँ तो मेरा जो कंटेंट क्रिएटर बनने का जो सॉफ्टवेयर है वो अपडेट हो गया। तो आपको याद है, आपके यहाँ आप ही कहा करती हैं कि भाई वहां पे भी कई लोग जो इधर उधर जाते हैं तो उनके सॉफ्टवेयर अपडेट कर दिए जाते हैं आर्मी के द्वारा और डीजीआईएसपीआर के द्वारा। जी। लेकिन अब मैं ये वीडियो मैंने भी देखा, जिस वीडियो की आप बात कर रही हैं और जिस खबर की आप बात कर रही हैं वो देखा मैंने भी, पूरा सुना समझा। तो मुझे लगता है कि डीजीआईएसपीआर और जो पूरी वो पलटन है उसको अपना सॉफ्टवेयर अपडेट करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। क्योंकि ये जो तरीके हैं ना, ये तरीके बहुत पुराने हो गए हैं। अब इन तरीकों से काम नहीं चलता। अब तरीका है 5G का। अब देखिए 5G का मैंने जिक्र किया तो जम्मू कश्मीर में भी 5G शुरू हो गया है। हम्म। वहां पर भी लोग बड़े समझदार हो गए हैं, वो फट से फैक्ट चेक करने लगते हैं। तो जो ये 75 साल से चूरन जो खिलाया जा रहा है ना उधर से, तो वो चूरन जो है वो बदल गया। हमने इधर डेवलपमेंट की टॉनिक दे दी है, अब वो टॉनिक ज्यादा वहां पे पसंद की जाने लगी है। तो अपग्रेड करने की जरूरत है सॉफ्टवेयर डीजीआईएसपीआर को। बिल्कुल हो सकता है कि यही बात हो, लेकिन बहरहाल यहाँ पर एक हंगामा था और 2 से 3 दिन ये न्यूज़ चलती रही है टीवी चैनल्स के ऊपर। लेकिन आपको लग रहा है कि एक तरफ तो पाकिस्तान की तरफ से कहा जाता है कि हम जो है वो दोस्ती चाहते हैं, या हम दोस्ती ना सही लेकिन टर्म्स को बेहतर करना चाहते हैं, ट्रेड भी चाहते हैं, और कश्मीर के इशू को 10 से 20 साल के लिए साइड पर भी रखना चाहते हैं। ऐसा बहुत से लोगों ने कहा, यहाँ तक कि हमारे आर्मी चीफ ने भी कहा। और दूसरी तरफ इस किस्म की जब न्यूज़ आती है, तो आपके ख्याल से क्या हो रहा है? ये मतलब एक तरफ दोस्ती करनी है, दूसरी तरफ ऐसी अगर न्यूज़ आती है तो आप उसको समझते हैं कि उसको डबल चेक किया जाना चाहिए, या पाकिस्तान की तरफ से बगैर चेक किए इस किस्म की न्यूज़ आ गई है, या वाकई में कुछ लोग हैं कश्मीर के जो स्मगलिंग में इन्वॉल्व हैं? बल्कि बड़ा बताया गया था कि जी इतनी गोलियां निकली, इतना बारूद निकला, क्या कुछ सामान उनके पास बताया गया था? अच्छा देखिए, आजकल एलओसी पर आपको खबरें मिल रही हो कि जैसे जैसे घुसपैठ होती है तो वो वहां हम्म। से वो मारे जाते हैं या पकड़े जाते हैं, जो भी है। अब ये उस साइड का भी जिम्मा बनता है कि अगर ऐसा भारत की तरफ से किया जा रहा है तो भाई करें और सबूत पेश करें और इंटरनेशनल फोरम पर लेकर जाएं। ये तो हो गई एक बात। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि अभी शहबाज शरीफ साहब का बयान, आज ही मैं डॉन अखबार पढ़ रहा था, उसमें उनका बयान था। अब देखिए टाइमिंग देखिए, कश्मीर का मौका, 5 तारीख को ही आपके जनरल परवेज मुशर्रफ जो डिक्टेटर रहे हैं वो, उनका इंतकाल होता है। दिन देखिए आप, बड़ी जबरदस्त दिन हुआ है उनका इंतकाल, 5 फरवरी को। और शहबाज शरीफ का बयान आता है। शहबाज शरीफ उस बयान में ये कहते हैं कि जी उनसे कहा गया, एक धड़े ने कहा कि जी हम 20 साल के लिए कश्मीर का इशू जो है वो ठंडे बस्ते में डाल देते हैं। उसके बाद शहबाज शरीफ कहते हैं कि लेकिन ये मुमकिन नहीं है, एक किसी भी पाकिस्तानी के लिए ऐसा करना मुमकिन नहीं है। अच्छा देखिए, इस समय पाकिस्तान रोटी के संकट से गुजर रहा है। इस समय पाकिस्तान फुल ऑन क्राइसिस है, इकोनॉमिक के कोलैप्स होने के कगार पर है। वहां पर मुश्किल इतनी ज्यादा पैदा हो गई है। अब अगर आपको आवाम का ध्यान भटकाना है तो सबसे तगड़ा, सबसे भरोसेमंद और सबसे जबरदस्त मुद्दा क्या होगा? कश्मीर। तो कश्मीर का चूरन एक बार फिर से डाल दो कि देखो जी इंडिया ऐसा कर रहा है। कश्मीर के नाम पर तो हमें पता है ना कि पाकिस्तान में 90% लोग जो है वो बस बिल्कुल एक लाइन में पहुंच जाते हैं कि बस यही करना है। तो ये बेसिकली क्या है कि वो ध्यान भटकाने वाली बात है।
और ध्यान भटकाना इसलिए जरूरी है क्योंकि सब कुछ उन्हीं के ऊपर आ रहा है। जिम्मेदारी तो सरकार की बनती है ना रोटी देना, जिम्मेदारी सरकार की बनती है बिजली देना, जिम्मेदारी सरकार की बनती है कि आप रोजगार उपलब्ध कराएं। लोग क्या करेंगे? हाँ, कश्मीर का चूरन खाकर लोग शांत हो जाते हैं कि छोड़ो जी, कश्मीर के लिए तो लड़ रहे हैं। अभी मैं एक वीडियो देख रहा था पाकिस्तान के लोगों का, पब्लिक रिएक्शन तक किसी चैनल पर देख रहा था मैं। उस पे उस बंदे ने सवाल पूछा कि भाई आपके लिए कश्मीर पहले है या इकोनॉमी पहले है? आजू जी 99% लोगों ने कहा कि कश्मीर पहले है। अब आप सोचिए, तो आप ये समझ रही है ना कि किस लिए फिर से ये किया गया है। अब बड़ा बचकाना सा वीडियो है आरजू जी, मतलब लेकिन मैंने देखा तो मुझे भी हंसी आ रही थी एक्चुअली उसे देखकर। मैं आपको एक चीज बताऊं, आई डोंट नो, बहुत से लोगों को हो सकता है ये बात मेरी जो है अजीब लगे, लेकिन ये कि बहुत सी वीडियोस ऐसी भी होती हैं, आप खुद जर्नलिस्ट हैं, आप जानते हैं, जो खुद बनाई जाती हैं, जिसमें ये नैरेटिव फैलाने के लिए बनाई जाती हैं। मैं खुद मीडिया से हूं, मैं ऐसी वीडियो भी बना सकती हूँ जिसमें इसराइल के फेवर में नारे मारते हुए लोग दिखेंगे। आप 10 बोलिए, 20 बोलिए, 20 लोगों को मैं कर लूंगी और मार्केट में जाके खड़ी हो जाऊंगी, और वो वही कहेंगे जो मैं उनसे कहूंगी। इसलिए उन वीडियोस पे आप 100% यकीन नहीं कर सकते कि पब्लिक यही कह रही है, क्योंकि कैमरामैन होता है, एक एंकर होता है, और पब्लिक को कह भाई आप कह दीजिए। उनमें से जितने मार्केट में हजारों लोग घूम रहे होते हैं, 2-4 मिल ही जाते हैं जो मान जाते हैं बात को, और बहुत से नहीं ऐसे नहीं, भी होते बिल्कुल हैं जो टीम के साथ होते हैं। मतलब मैं इस चीज के ऊपर बिल्कुल से बिलीव नहीं कर सकती, क्योंकि मुझे मालूम है नहीं। जो आम पब्लिक है वो अपनी रोटी में लगी है, उसको क्या पड़ी है कश्मीर की। जी। नहीं, बिल्कुल आपकी बात हो सकती है, मैं बिल्कुल आपसे अग्री करता हूँ, हो सकती है बात। बट पता है मैं अगर कश्मीर के मुद्दे पर वीडियोस देखूं तो मैं पिछले 1.5 साल में मतलब कम से कम 4-5 हजार, 4-5, एक मिनट किसी का कॉल आने लगा, एक सेकंड। आपको मैं यही पूछ रही थी कि अगर आप इस तरह से किसी से भी बात करेंगे पाकिस्तान में, तो वो तो इस वक्त अपनी रोटी के चक्कर में घूम रहे हैं, उनको क्या पड़ी है कि वो कश्मीर को या किसी चीज के बारे में बात करें। और जो ये वीडियो की आप बात कर रहे हैं, जिस तरह की वीडियोस आती रहती हैं, ये तो कोई मतलब बनाई जा सकती है। मैं आपको 10 लोगों के इंटरव्यूज भेज सकती हूँ जो हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे भी मार देंगे। और बोलिए। नहीं नहीं, चलिए खैर कोई बात नहीं, रोटी का संकट है तो रोटी बहुत कुछ बुलवा भी देती है, खैर कोई बात नहीं। लेकिन देखिए, अगर हम ओवरऑल आए, अगर पाकिस्तान की का जो माइंडसेट है, जो लोगों का माइंडसेट है, तो कश्मीर मुद्दा बहुत टची रहा है, बहुत संवेदनशील रहा है पिछले 75 साल से। और चूंकि 5 तारीख ऐसी है जहां पे आप लोग सॉलिडिटी दिखाते हैं और बहुत सारी चीजें करते हैं। तो ये मैं ये कह रहा हूं कि एक ये इशू हो सकता है कि सरकार अपनी नाकामी, अपनी जो फेल्योर है उसको छुपाने के लिए कश्मीर को तो करना ही है ना, अब उसको थोड़ा सा बड़ा करो जिससे थोड़ा सा ध्यान भटके काम का वहां से। जो ओरिजिनल मुद्दे हैं, जो रियल मुद्दे हैं, जिसमें खाना है, जिसमें पानी है, जिसमें दवाइयां हैं, जिसमें बिजनेस है, लगातार बिजनेस आपके यहाँ ठप पड़ता जा रहा है। तो ये तो मुझे लगता है कि कश्मीर इशू को लेकर इस तरह से करना, एक धड़ा आपका ये चाहता है कि कश्मीर को अभी साइड में रखा जाए, दूसरा धड़ा बिल्कुल नहीं चाहता क्योंकि उससे उसकी रोटियां चलती हैं। तो जंग इसी बात की है कि भाई किसकी रोटी ज्यादा पावरफुल है। एक तंदूर हमने और लगा लिया है रोटियों के लिए, और वो है टीटीपी। और अब हमारा सारा ध्यान उस तरफ है। लेकिन आलोक जी, आपको लगता है कि अगर हिंदुस्तान पाकिस्तान के लीडर्स कहीं पे मुलाकात हो, जैसे कि अभी आपके यहाँ भी एक कॉन्फ्रेंस होने वाली है जिसमें पाकिस्तान को भी इनवाइट किया गया है, कुछ बातचीत हो सकेगी, या आप देख रहे हैं कि कुछ भी नहीं, सिर्फ एक फॉर्मल जैसे होता है उसमें शिरकत की और फिर चले गए? कोई खास बात या कोई ऐसी चीज हो पाएगी जिससे दोनों कंट्रीज में थोड़ा सा टेंशन कम हो? देखिए, बात होने को बिल्कुल हो सकती है, अगर आप उस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल ठीक तरह से करना चाहें तो बिल्कुल बातचीत हो सकती है। और देखिए, मैं भी इस पक्ष में हूं कि बातचीत होनी चाहिए, बातचीत जरूरी है करनी। लेकिन अब ये डिपेंड करता है पाकिस्तान की लीडरशिप पे, क्योंकि इलेक्शन करीब है। क्या वो इंडिया का ऑफर स्वीकार करके आएंगे और बातचीत करेंगे? और क्या अगर वो बातचीत करने को तैयार हो गए तो इसका इम्पैक्ट जो है वो जनता पर क्या पड़ेगा, ये भी आपकी पार्टियां सोच रही हैं। तो जरूरी ये है कि भाई आपको अपना वोट बैंक देखना है या आपको अपना देश देखना है, आपका फायदा किस में है, तो ये सोचना आपकी लीडरशिप को है। लीडरशिप ये तय करेगी कि भाई मेरा फायदा किधर है। मैं इस वक्त महंगाई से जूझ रहा हूं, जो सब्जियां या जो सामान आप वाया दुबई इंडियन सामान मंगा रहे हैं, वो अगर आप हमारे यहाँ से मंगाएंगे, हालांकि इसकी पॉसिबिलिटी बहुत कम है, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, वो बहुत आपको सस्ती पड़ेगी, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस आपके बहुत सस्ते पड़ेंगे। हालांकि अभी कुछ ऐसा नहीं होने जा रहा कि कारोबार खुलना है, क्योंकि कारोबार भी आप लोगों ने बंद किया था और इस बार
इंडियन गवर्नमेंट जो है वो उसने बहुत टाइट रुख अख्तियार कर लिया कि इस बार बॉस ऐसा नहीं होगा। तो बड़ा मुश्किल है अभी मेरे हिसाब से कि बातचीत होनी भी और ट्रेड खुलना या बाकी चीजें होनी भी बहुत मुश्किल लग रहा है। लेकिन हाँ, इतना मैं कह सकता हूं कि अगर इंडिया की गवर्नमेंट ने इनवाइट भेजा है, अब पाकिस्तान की सरकार ये तय करे कि उसे आगे बढ़ना है, इनवाइट को स्वीकार करना है, या फिर जिस हालत में है, जिस तरह से हालत डिटोरिएट हो रही है, क्या हमें उसी को कंटिन्यू करना है पाकिस्तान में। पाकिस्तान में डिक्टेटरशिप बहुत टाइम के लिए रही है, बल्कि अभी भी यही कहा जाता है कि एक तरह से इस वक्त भी जो है वो एजेंसीज ही या आर्मी ही गवर्नमेंट चला रही है। ऐसा कहा जाता है कि जी आगे सिर्फ इनको रखा है पॉलिटिशियंस को। परवेज मुशर्रफ का भी एक खास रोल रहा है, जनरल परवेज मुशर्रफ, जिनका एक दिन पहले जिनकी डेथ हुई है और उनको बात की जा रही है दुबई से यहाँ उनकी डेड बॉडी लाने के लिए। आप किस तरह देखते हैं जनरल परवेज मुशर्रफ के टेन्योर को, खास तौर पे इंडिया के साथ तो कारगिल वॉर भी थी बीच में और कई दूसरे इश्यूज आए हैं। देखिए आजू जी, मैं ये कहूंगा कि जो उनका टेन्योर है, हम लोग एज ए इंडियन उनके टेन्योर को अच्छा नहीं मानते। अच्छा इसलिए नहीं मानते क्योंकि उन्होंने हमारे ऊपर जंग थोपी, हमारे ऊपर अटैक किया, और बाद में हमें डिफेंड करने के लिए फिर हमें वापस जवाब देना पड़ा। फिर वो हमने करगिल की लड़ाई जीती, हमने वो सारी चीजें अपनी छुड़वाई जो पोस्ट कब्जे में थी, जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के तहत सर्दियों में खाली कर दी जाती थी दोनों तरफ से। तो यहां भी मैं कहूंगा कि पहल जनरल परवेज मुशर्रफ ने कही। और अगर ओवरऑल टेन्योर को देखें, हालांकि बाद में करगिल जंग के बाद वो यहाँ आगरा भी आए, जो जब हमारे पीएम साहब वाजपेयी साहब थे तो उनसे बातचीत भी करने की कोशिश की, सब कुछ हुआ। कहा जाता है कि जी कश्मीर का मुद्दा सुलझने के बहुत करीब भी पहुंच गए थे हम, लेकिन खैर जो कागज पे नहीं आई बात, सुनी सुनाई बातों पे क्या कहें। लेकिन कुल मिलाकर परवेज मुशर्रफ थे तो डिक्टेटर थे, तो उन्होंने कू किया, तख्ता पलट किया। और देखिए किसी भी डेमोक्रेटिक नेशन के लिए, अब आई डोंट नो, हम लोग जो पाकिस्तान को देखते हैं एज ए डेमोक्रेटिक नेशन नहीं देखते हैं, क्योंकि वहां पे डेमोक्रेसी की वैल्यूज उतनी ज्यादा नहीं है। और इसका रिजल्ट यह है कि आज तक आपका एक भी पीएम 5 साल तक कंटिन्यू नहीं कर पाया। तो एज ए डेमोक्रेटिक नेशन अगर आप बढ़ना चाहते हैं तो आपके लिए कू नाम के शब्द से तो आपकी डिक्शनरी से निकाल देना चाहिए। और दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि पाकिस्तान के इतिहास में, 75 साल के इतिहास में, कू नाम का शब्द बहुत ज्यादा चर्चा में रहा है। अच्छा अब देखिए, अभी जो हालात बन रहे हैं, जो पाकिस्तान में क्योस मच रहा है, और मतलब मुझे ऐसा लग रहा है, हो सकता है मैं झूठा भी साबित हो जाऊं, मुझे ऐसा लग रहा है कि जब ये क्योस, तो आजू जी अभी जो देश का पाकिस्तान का जो माहौल है वो बहुत ज्यादा क्योटिक है, बहुत ज्यादा क्योस मचा हुआ है। और जब चीजें आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएंगी, जब सरकार जो है वो काबू नहीं कर पाएगी चीजों को, तो क्या होगा? तो ये होगा कि फिर आर्मी की एंट्री होगी। तो जो हो सकता है मैं गलत साबित हो जाऊं, लेकिन मुझे जो दिख रहा है कि आपका देश एक बार फिर से मार्शल लॉ की तरफ बढ़ रहा है। जैसे ही क्योस और ज्यादा फैलेगा, चीजें आउट ऑफ कंट्रोल होंगी, सरकार के हाथ पांव फूल जाएंगे, सरकार हाथ खड़े कर देगी, फिर आर्मी आएगी, सेवियर ऑफ पाकिस्तान कहलाएगी, अपने हाथ में पूरी सत्ता लेगी, और फिर धीरे धीरे चीजें नॉर्मल करेगी। बाकी इकोनॉमी कैसे ठीक करेगी वो मुझे नहीं पता। और पापा जोन्स चला के तो शायद पता नहीं अपनी इकोनॉमी ठीक कर लें, लेकिन इधर इधर का नहीं पता कि आपके देश में इकोनॉमी कैसे ठीक होगी। तो मुझे जो है एक फिर से वो मार्शल लॉ वाली पता नहीं क्यों फीलिंग आ रही है पाकिस्तान में, आई डोंट नो। लेकिन मुझे इसलिए ऐसा नहीं लगता क्योंकि इस वक्त भी जो है वो जैसे मैंने कहा कि आर्मी ही जो है कंट्री को चला रही है, पीछे तो वही है ना, सामने सिर्फ पॉलिटिशियंस है और दूसरा खजाना खाली है। तो ये आ भी गए तो क्या करेंगे? तो पहले तो ये पैसे होंगे, फंड्स होंगे, तभी आर्मी को आने में कोई फायदा भी होगा और तभी कुछ कंट्रोल भी होगा। लेकिन अब आप इसको क्या कहेंगे कि इस वक्त भी इमरान खान की गवर्नमेंट को भी कहा जाता था कि इमरान खान सिर्फ पॉपेट हैं, उससे पहले नवाज शरीफ को भी यही कहा जाता था। तो अब ये पीछे से गवर्नमेंट चलाते हैं, सामने आके नाम खराब करने की क्या जरूरत है फिर, अगर जैसे आप कह रहे हैं कि दोबारा से मार्शल लॉ की तरफ जा रहे हैं? देखिए इस बार नाम खराब होने के चांसेस नहीं है, क्योंकि इस बार तख्ता पलट ऐसे होगा नहीं कि आप एक पीएम बैठे हुए हैं, आप जाते हैं, उनको हटाते हैं, गिरफ्तार करते हैं और कहते हैं कि जी हम आ गए। नहीं, इस बार जो होगा वो बहुत सॉफ्ट तरीके से होगा। लाइक मैंने कहा ना कि मुल्क में जब क्योस मच जाएगा, सरकार अपने हाथ खड़े कर देगी कि जी अब हमसे कुछ नहीं हो सकता, ना हमारे पास पैसे हैं, ना हम कंट्रोल कर सकते हैं। तब आर्मी की एंट्री होगी। तब ये होगा कि नहीं जी आर्मी अपने आप नहीं आई है, जब स्थिति खराब हो गई है। और हो सकता है कि रिकमेंडेशन सरकार की तरफ से ना हो जाए, मैं तो ये भी कहता हूं कि सरकार की तरफ से रिकमेंडेशन है कि हम आर्मी बुला रहे हैं हालात नियंत्रण में काबू करने के लिए, तो जाहिर सी
वो सामने आ जाएंगे, जो पीछे से चल रहा था वो सामने आ जाएंगे। लेकिन पहले और इस बार में फर्क होगा। पहले होगा कि पहले कू किया गया, ये कू नहीं कहा जाएगा, ये कहा जाएगा कि अभी कंट्रोल लिया है क्योंकि स्थिति शांत करनी है। ये मेरे लेकिन हिसाब से। जाहिर है, लेकिन अभी भी जो है आप देखते ही हैं कि अगर कहीं से फंड लेने जाना हो तो आर्मी चीफ को ही जाना पड़ता है। प्राइम मिनिस्टर चाहे कोई भी हो, कोई कंट्री भी भरोसा नहीं नहीं कर रही होती। मगर साथ साथ इलेक्शंस के लिए भी यही कहा जा रहा है कि पता नहीं इस साल होंगे भी या आगे बढ़ा दिए जाएंगे। लेकिन टेक्नोक्रेट की गवर्नमेंट भी तो आ सकती है, उसके ऊपर भी बहुत बातचीत हो रही है यहाँ पे कि जी टेक्नोक्रेट की गवर्नमेंट ले आइए। बिल्कुल आ सकती है, लेकिन मुझे लगता है कि टेक्नोक्रेट की गवर्नमेंट आने में अभी अभी पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छा देखिए, अभी शायद जनरल असीम मुनी साहब ब्रिटेन गए हुए हैं, जहां तक जी मुझे खबर, जी। हाँ ब्रिटेन गए हुए हैं। तो वहां भी वो इसी बात पर चर्चा करने गए, भाई फंड चाहिए, हम्म। मदद चाहिए, हेल्प चाहिए। बाकी जगहों से हेल्प आ रही है, आईएमएफ की टीम आपके यहाँ पहुंची हुई है, उससे चर्चा चल रही है। तो फंड तो अगले 4-6 महीने में मेहनत की जाएगी तो फंड्स आ जाएंगे, इस बात का मुझे भरोसा है कि फंड्स आ रहे हैं, आने वाले हैं। शायद वर्ल्ड बैंक से भी कोई आपकी बातचीत चल रही है। सवाल ये है कि भाई हालात ठीक कैसे होंगे और पावरफुल कौन होगा। अभी देखिए कि आपके यहाँ अगर इलेक्शन अभी तत्काल में हो जाते हैं तो इसका सबसे बड़ा फायदा किसे मिलेगा? इमरान खान को मिलेगा। जहां तक मुझे लग रहा है, शायद आप मेरी बात से अग्री भी करेंगी, कि अभी इमरान खान के पक्ष में माहौल है, लेकिन आर्मी नहीं चाहती कि इमरान खान आए। अब प्रॉब्लम ये हो गई है कि शहबाज शरीफ साहब को जनता पसंद नहीं करती, या जो मिक्स गवर्नमेंट चल रही है उसको जनता हम्म। पसंद नहीं कर रही। वो भी चाहती है कि इलेक्शन हो जाए। इमरान खान साहब भी चाहते हैं कि इलेक्शन हो जाए, लेकिन ना शहबाज शरीफ साहब चाह रहे हैं इलेक्शन हो जाए, ना अभी आर्मी चाहती है कि इलेक्शन हो जाए। तो इसके बीच का रास्ता क्या होगा? बीच का रास्ता यही हुआ कि या तो वो, जैसे आप कह रही हैं कि टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट आ जाए, उसके चांसेस थोड़े कम लग रहे हैं, या आर्मी अगर सोच ले तो वो भी पॉसिबल है, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। लेकिन पता नहीं मुझे क्यों लग रहा है कि आर्मी की इन्वॉल्वमेंट अभी बढ़ने वाली है आपके देश की सियासत में बहुत ज्यादा। लेकिन ये तो आप जानते ही हैं कि इलेक्शन में भी जो है वो खर्चा तो होता ही है, और इस वक्त फंड्स तो है नहीं पाकिस्तान के पास, तो इसलिए इलेक्शन किस तरह से होगा ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है कि अगर इलेक्शन की तरफ जाते हैं तो वो पैसे कहाँ से आएंगे जो इलेक्शन के ऊपर लगाए जाएं। मगर लास्ट में मैं यही पूछना चाहूंगी आलोक जी आपसे कि इतने सालों से अगर हम वापस उसी उस पे जाए, इशू पे, अपने कश्मीर वाले पे, इतने साल से आपके ख्याल से कि कश्मीर का इशू जो है वो बैठ के बातचीत करके जो है हम लोग हल नहीं कर पाए, उसकी क्या रीजन हो सकती है? क्या समझते हैं आप? क्योंकि दोनों कंट्रीज इसमें तो बहरहाल इंटरेस्टेड हैं कि इस इशू को खत्म किया जाए और आगे बढ़ा जाए। देखिए, अभी डीजीआईएसपीआर का ट्वीट भी मैंने देखा था, तो उसमें उन्होंने एक शब्द जिक्र किया था, एज पर यूएन रेजोल्यूशंस। हम्म। अब सवाल यह है कि बात तो करती है आपकी आर्मी या आपके सियासतदान या आपके यहाँ की पब्लिक की यूएन रेजोल्यूशन, यूएन नहीं मानता, यूएन को भारत नहीं मानता। अरे भाई, यूएन की जो शर्तें हैं उसकी पहली शर्त ये कहती है कश्मीर के लिए कि भाई पाकिस्तान की फौज को वहां से हटना होगा, जो आप जिसको आजाद कश्मीर बोलते हैं, जिसे हम पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर बोलते हैं, वहां से, उसके मतलब एक भी नॉन कश्मीरी बंदा वहां नहीं चाहिए। जब ये पहली शर्त पूरी होगी यूएन की, तब दूसरी शर्त ये है कि भाई इंडिया अपनी सेना कम करेगा, हटाएगा नहीं, कम करेगा। देन जब ये दोनों शर्तें मान ली जाएंगी, तब तीसरी शर्त है कि भाई तब जाके रेफरेंडम होगा। तो पहली जो शर्त है वही आपने पूरी नहीं की, वो आपकी गेंद आपके पाले में है। तो अगर आप कश्मीर का भला चाहते या कश्मीर पर वाकई आप रेफरेंडम कराना चाहते थे, हम्म। तो भाई ये पहली शर्त मानिए यूएन की बात की ना आपने, यूएन के रेजोल्यूशंस की बात की। दूसरी बात, जब मुझे याद है कि शायद शिमला मसौदा हुआ था, उस वक्त हमने ये तय किया था, शायद दोनों तरफ के पीएम ने साइन भी किए थे उस पे, कि भाई कश्मीर जो है वो बायलेटरल इशू है, इसमें कोई तीसरा पक्ष नहीं आएगा। अब तीसरा पक्ष तो यूएन भी है, तो यूएन हम्म। तीसरा पक्ष, तो वहां की भूमिका खत्म हो गई। तो अगर आप शिमला समझौते को मानते हैं तो फिर मिल बैठ के बात कीजिए। लेकिन अब बात इस शर्त पे तो नहीं होगी ना कि आप कहेंगे कि हमें जी पूरा कश्मीर चाहिए और हम कश्मीर आपको दे देंगे। ये भी तो पॉसिबल नहीं है ना। मगर ये भी तो चल रहा है ना आलोक, आलोक जी के कहते हैं कि जी पाकिस्तान वाले कहते हैं, क्रिकेट टीम की बात कर रही हूँ, कि जी वो भारत जाके नहीं खेलेंगे, भारत वाले कहते हैं हम पाकिस्तान जाके नहीं खेलेंगे। ये खेलों के अंदर भी पॉलिटिक्स क्यों लाई जा रही है? देखिए, ये तो पॉलिटिक्स है। अब पॉलिटिक्स हर जगह घुसेगी, और जहां पर भारत और पाकिस्तान जैसे दो ऐसे देश कहूं जो मतलब शुरू से 75 साल से दुश्मनी निभाते आ रहे हैं, तो वहां पर तो प्रॉब्लम होगी। अच्छा, मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि पाकिस्तान की टीम इससे पहले भी सिक्योरिटी कंसर्न बताकर, बहुत पहले की बात है,
भारत आने से मना कर चुकी है। अब इस वक्त जो पाकिस्तान के हालात हैं, सिक्योरिटी के, सेफ्टी के, टीटीपी ने अलग कर रखा है, बलूच की तरफ से हमला बहुत ज्यादा हो रहा है, इधर सिंधु देश और पश्तूनिस्तान और पता नहीं क्या क्या चल रहा है, इसके बावजूद अगर इंडियन टीम कहती है कि सिक्योरिटी कंसर्न है, तो ये तो जेन्युइन है ना। अभी हमने कुछ ही दिन पहले देखा कि पेशावर में बम ब्लास्ट हुआ और उसमें पुलिस लाइन में, और सैकड़ों लोग मर गए वहां पे। तो क्या ये अभी बलूचिस्तान में शायद आपका पीएसएल का मैच चल रहा है और वहां पे धमाका हुआ, तो शायद शाहिद अफरीदी और किसको किसको वहां से निकाला गया बाद में सेफ्टी के बिल्कुल। नजरिए से। हाँ, तो ये सिक्योरिटी कंसर्न तो है ना। तो अगर इंडियन बिल्कुल। टीम ये कहती है कि सिक्योरिटी कंसर्न है, देखिए थर्ड पार्टी या थर्ड जगह पे जाके खेलने में, हमने मैच खेले अभी इंडिया पाकिस्तान के, बिल्कुल। लेकिन पाकिस्तान में जाकर खेलना अभी सिक्योरिटी के हिसाब से सही नहीं है। सिक्योरिटी कंसर्न है, और वो भी तब जब भारत दुश्मन नंबर 1 है और साथ टीटीपी भी है। बिल्कुल मेरे ख्याल से बिल्कुल यहाँ पर तो खैर मैं बिल्कुल भारतीय टीम का साथ दूंगी कि वाकई में यहाँ पर अभी माहौल ऐसा नहीं है कि यहाँ पे क्रिकेट खेली जाए इस तरह से, जो आजकल जिस किस्म के अटैक्स हो रहे हैं। बिल्कुल सही है, लेकिन कहीं ना कहीं आगे जाके बाद में इस चीज को जो है वो कहीं मिल बैठना चाहिए और देखना चाहिए कि कैसे सॉल्व किया जा सकता है। थैंक यू सो बिल्कुल मच करना अलोक। चाहिए। थैंक यू अलोक कि आपने ज्वाइन किया, थैंक बहुत यू, शुक्रिया। थैंक थैंक यू, यू। थैंक यू, थैंक थैंक यू। यू आजमी, थैंक यू। थैंक यू।